जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम पॉलिटी के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज जो है उनको कवर कर रहे हैं। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उस पर एमसीक्यूज ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। यहाँ पर हम सेकंड चैप्टर पर आ रहे हैं जो कि है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो काफ़ी हाई यील्डिंग सीरीज़ है जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिला सकती है। मतलब आपने अगर पूरा सिलेबस कवर कर लिया है पॉलिटी का, तो यहाँ पर एमसीक्यूज़ के जरिए आपको समझ में आ जाएगा भाई क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, और आपका रिवीजन भी हो जाएगा कि आपने सही तरीके से पढ़ाई की है या नहीं की है। तो वीडियो पसंद आता है तो शेयर आप ज़रूर कीजिए। और जो पीडीएफ है, क्योंकि पीडीएफ भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल है मयूर मोगरे, यहाँ पर आप फॉलो कीजिए। यहाँ पर आपको वीडियो अपडेट्स प्लस यहाँ पर जो पीडीएफ है वो भी मिल जाती है। और t.me/मयूर मोगरे, ये आपको लिंक के थ्रू आप जा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो उसके कंपोजिशन के बारे में आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, और आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको नॉट करेक्ट पहचानना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले यहाँ पर सर्कल कर दिया करो भाई, करेक्ट पूछा गया, नॉट करेक्ट पूछा गया, इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन जीत कर भी हारने वाले को यूपीएससी एस्पिरेंट कहते हैं, क्योंकि सही उनको आंसर पता होता है, लेकिन यहाँ पर नॉट करेक्ट करेक्ट की वजह से वो गलत आंसर जो है वो टिक करके आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है एम.एन. रॉय, ये ओनली मेंबर थे जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। दूसरा है बी.एन. राव, ये अपॉइंट किए गए थे एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और तीसरा है मुस्लिम लीग मेंबर जो है, जो इलेक्ट हुए थे फ्रॉम इंडियन डोमिनियन, उन्होंने अपनी मेंबरशिप दे दी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पार्टीशन के बाद। तो अब यहाँ पर अगर आप देखो तो सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ये सभी को पता होना ही चाहिए, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है तो ये आपको पता ही होना चाहिए कि भाई बी.एन. राव जो है ये अपॉइंट किए गए थे तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहाँ पर अगर सेकंड सही है तो जहाँ जहाँ टू है, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा गया है, जहाँ जहाँ टू है उसको एलिमिनेट कर दो। इस तरीके से आपका 50% जो है चांसेस अब बढ़ जा रहे हैं आपके आंसर जो है वो सही होने के। तो अब यहाँ पर जो फर्स्ट है एम.एन. रॉय जो है, ये यहाँ पर बोले गए हैं कि ओनली मेंबर थे जो रिप्रेजेंट करते थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पर आपको लगेगा ओनली आ रहा है, जहाँ पर भी ओनली आ रहा है मतलब वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो ओनली है ये बेसिकली आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन जो इलिमिनेशन है उससे हम ये समझ सकते हैं कि भाई थर्ड ऑप्शन जो है ये सरासर गलत है ही, क्योंकि दोनों जगह हमें 3 देखने को मिल रहा है, तो इसलिए ये गलत है ही। ये इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब थर्ड ऑप्शन आपको इसके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल। सिर्फ आपको अब यह है कि फर्स्ट, अब बहुत सारे एस्पिरेंट जो ओनली देखकर इसको गलत जो है वो टिक कर देंगे और इसका जवाब जो है वो सी यहाँ पर ले लेंगे। हालांकि अगर आप ऐसा भी करते हो, आपको नहीं भी पता है कि एम.एन. रॉय जो है वो थे या नहीं थे, स्टिल आप यहाँ पर आपका जवाब जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि सी इसका जवाब है। ये स्टेटमेंट जो है ये गलत यहाँ पर हो रहा है। क्यों? एम.एन. रॉय जो है ये नहीं थे, मेंबर ही नहीं थे, ओनली छोड़िए, मेंबर ही नहीं थे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। बेसिकली जो कम्युनिस्ट पार्टी जो जिनको रिप्रेजेंट कर रहे थे वो थे सोमनाथ लहरी, है ना। सोमनाथ लहरी जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी को हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है, ये भी यहाँ पर गलत हो जाता है। तो इसका जवाब जो है हमें सी देखने को मिलता है। एम.एन. रॉय, इन्होंने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए भाई, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें बोली भली, लेकिन फिर भी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट नहीं थे। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। एम.एन. रॉय ये प्रोमिनेंट कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, लेकिन वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। सोमनाथ लहरी जो है ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करते थे। दूसरा यहाँ पर बिल्कुल सही है, बी.एन. राव जो उनको अपॉइंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, और एलिफेंट जो उसको अडॉप्ट किया गया था एज अ सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और थर्ड अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पर जो माउंटबेटन प्लान एक्सेप्ट हो गया था, पार्टीशन ऑफ द कंट्री यहाँ पर एक्सेप्ट हो गई थी। रिप्रेजेंटेटिव्स जो है मोस्ट ऑफ द अदर प्रिंसेस स्टेट्स के, उन्होंने अपनी सीट्स ले ली थी असेंबली में। मेंबर जो मुस्लिम लीग के फ्रॉम इंडियन डोमिनियन वो भी यहाँ पर असेंबली में एंटर हुए। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर पता होना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले एमएम ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलते हैं, यूपीएससी, बाकी स्टेट पीएससी के लिए जीएस 1, 2, 3, 4 सभी कोर्सेज अवेलेबल है। आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सब कुछ अवेलेबल है। जीएस 1, 2, 3, 4 हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट। अब देखिए क्या होता है, आप जिम में जाते हो, जिम में आपको लगता है पर्सनल ट्रेनर, क्यों लगता है? क्योंकि आपके शरीर अलग अलग होता है, आपको कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, आपका शरीर कितना वजन उठा सकता है, कितना नहीं उठा सकता है, इंजरी से बचने के लिए आपने कैसे सेट्स मारने हैं, ये सारी चीज़ें आपको पर्सनल ट्रेनर बताता है। उसी तरीके से
क्या है कि हमें अब पता है कि भाई पढ़ना क्या क्या है, लेकिन किस तरीके से पढ़ना है जो एग्ज़ाम हमारे क्लियर हो जाए ये हमें नहीं पता। इसके लिए हमने पर्सनल कोच ये यहाँ पर लाया हुआ है, जिससे कि आपको सीधी पर्सनल कोचिंग मिलती है इंडिविजुअल तरीके से, कि आप यहाँ पर सही तरीके से पढ़ पाओ, क्योंकि हर किसी की क्षमता अलग अलग होती है। आपको कुछ फैक्चुअल चीज़ें याद रहेगी, कुछ एनालिटिकल चीज़ें याद रहेगी, तो कैसे याद रखा जाए, कैसे पढ़ा जाए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलेगी। तो इतने कम प्राइस में इतना हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट मजाक नहीं है, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको यहाँ पर मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, जो कंपोजिशन है उसके बारे में। अब यहाँ पर है कि भाई ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट जो उनको अलॉट किए गए थे, टोटल नंबर ऑफ सीट्स प्रोपोर्शनल टू दी पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शन में यहाँ पर दिए गए थे। तो ये यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये पूछा गया है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। मेथड जो है सिलेक्शन की इन केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडियन स्टेट्स, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे था, प्रिंसली स्टेट्स के जो हेड है उनके द्वारा, कि भाई जो पहले आएगा उसको यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। थर्ड है गांधी जी जो है वो पार्ट नहीं थे असेंबली के। अब यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये यहाँ पर बिल्कुल सही है, थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। काफ़ी प्रोमिनेंट लीडर जो है पार्ट थे असेंबली के, लेकिन गांधी जी जीना ये जो लोग हैं ये यहाँ पर पार्ट नहीं थे असेंबली के, तो इसलिए ये भी बिल्कुल सही हो जाता है। अब पूछा गया है करेक्ट कौन सा है, तो वन कहाँ पे है, वन यहाँ पर भी है, यहाँ नन ऑफ द अबव तो इसका जवाब नहीं हो सकता है, ये भी इसका जवाब जो है वो नहीं हो सकता है, क्योंकि वन भी सही जवाब है। तो मतलब 1 and 2 एंड 1 and 3 इन दोनों में से ही सही जवाब जो है वो यहाँ पर रहेगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं 2 जो है मेथड ऑफ सिलेक्शन जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस जो है उस पर नहीं था भाई साहब, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे इसे सिलेक्शन कर लेंगे क्या, इसलिए ये गलत हो जाता है। सी जो है इसका सही जवाब देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट है, अलॉट किए गए थे नंबर ऑफ सीट प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन 1 to million। सेकेंड इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो है नॉमिनेशन के थ्रू हमें देखने को मिला था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है वो कोई मैटर नहीं था। एंड थर्ड जो है ये गांधी जी नहीं थे असेंबली का पार्ट, तो ये चीज़ देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट जो है वो दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, और यहाँ पर आपको जो करेक्ट स्टेटमेंट है ये पहचानना है। तो इसको फुल्ली सोवरन बॉडी जो है वो बना दिया गया था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। इलेक्टेड फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है इंडिया के वो यहाँ पर इलेक्ट किए गए थे, एंड उन्होंने इंडिया की मेंबरशिप जो है कॉमनवेल्थ की रिजेक्ट कर दी थी। तो अब देखिए यहाँ पर इंडिया की कॉमनवेल्थ, बेसिकली कॉमनवेल्थ क्या है, जो जहाँ जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने राज किया था, है ना, वो कॉलोनीज इंडिपेंडेंस के बाद कॉमनवेल्थ जो है उसमें आती है। तो यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया था, जी नहीं, रिजेक्ट जो है वो नहीं किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि हमने अडॉप्ट किया था भाई कॉमनवेल्थ जो है, वहाँ पर हमने रेटिफाई किया था 1949, हमने रेटिफाई किया था यहाँ पर, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रेटिफाई किया था इंडिया की जो मेंबरशिप है कॉमनवेल्थ के लिए। देन यहाँ पर इंडिया ने फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट किए थे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के, जनवरी 24 1950, है ना। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही हो जाता है। एंड फर्स्ट फुल्ली सोवरन बॉडी बिल्कुल सही है, सोवरन बॉडी बिल्कुल बनाई गई थी, तो ए इसका जवाब हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप जो कॉमनवेल्थ है इसके बारे में अगर आपको पता है तो आप सीधा यहाँ पर एलिमिनेट जो है वो कर सकते थे, ये सीधा एलिमिनेट, सीधा फर्स्ट जो है इसका जवाब मिल रहा था। तो यही है एलिमिनेशन टेक्निक जो मैं आपको बता रहा हूँ, टाइम भी बचाती है और आपका दिमाग जो है वो भी इतना खर्च नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट जो है बिल्कुल सही है, इंडिपेंडेंस एक्ट, यहाँ पर सोवरन बॉडी बना दी गई थी, करेक्ट है बिल्कुल। एंड थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रेटिफाई किया था कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप 1949 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो ये कह रहा है, यहाँ फोर्थ क्वेश्चन बराबर है क्या, हम थर्ड क्वेश्चन हो गया था हमारा, सेकेंड, हाँ बराबर है। चलो फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा क्या कह रहा है, एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्समेंट के बारे में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको नॉट करेक्ट पूछा गया है, नॉट करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर विद द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो है एज वेल एज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इसको रिपेल कर दिया गया था, ठीक है। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद जो 1935 एक्ट है, 1947 का एक्ट है, उसको खत्म कर दिया, रिपेल कर दिया गया था। फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन के वो फोर्स में है 26 नवंबर 1946 को, 46 नहीं 49 होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर 26 नवंबर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, ठीक है, तो 1949 तो ये हुआ था, नॉट करेक्ट यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए सीधी सी बात है
कि भाई पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ पर बिल्कुल सही, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आ गई है तो फिर ये वाले एक्ट जो है इनका क्या मतलब बनता है, इनको तो ख़त्म ही कर दिया जाएगा ना। ये इसकी जो अच्छी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर दी गई, तो भाई अब इनका क्या मतलब है, ये तो रिपेल हो जाएंगे, तो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यहाँ पर। नॉट करेक्ट पूछा गया है ना। जब फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल सही है तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर हो नहीं सकता है, ये यहाँ पर हो नहीं सकता है ना। बोथ और ये भी यहाँ पर हो नहीं सकता है। नन ऑफ दी अबव, हाँ नन ऑफ दी अबव यहाँ पर हो सकता है अगर ये भी यहाँ पर सही हो। फंडामेंटल राइट जो है वो फोर्स में आए थे 26 नवंबर, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इनकरेक्ट है। देखिए क्या होता है ना, कुछ पार्ट जो है पहले हो गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक डे के, कुछ पार्ट बाद में हुआ था। फंडामेंटल राइट जो है फोर्स में आए थे 26 जैन को, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर बी जो है इसका सही जवाब हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा जो है यहाँ पर गलत हो जाता है। कुछ प्रोविजन जैसे सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन, शॉर्ट टाइटल्स, ये यहाँ पर फोर्स में आ गए थे 26 नवंबर। देखिए क्या है कि ऐसी चीज़ें अब याद रखने के लिए, देखिए कैसे जैसे याद तो रखना है हमको, है ना, मगजमारी करके याद तो रखना ही है क्योंकि हमको एग्जाम में ओकना है। तो यहाँ पर कैसे याद रखेंगे भाई, जो चीज़ें की पहली ज़रूरत है कि मतलब 26 जैन को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन आएगी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सिटीजन्स को बहुत सारे अधिकार दे रही है, तो सिटीजन्स कौन है तो पहले ही पता होना चाहिए ना। 26 को अगर पता चले सिटीजन कौन है फिर तो घपला हो जाएगा। तो इसलिए सिटीजनशिप पहले ही पता चल गई। इलेक्शन, भाई इलेक्शन सरकार तो पहली बनी हुई रहनी चाहिए ना, तब जाकर यहाँ पर अडॉप्ट होगा। तो सरकार पहले, तो भाई इलेक्शन, है ना, पार्लियामेंट पहले होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें, बाकी रिमेनिंग प्रोविजन जो है फंडामेंटल राइट, ये सब 26 जनवरी 1950 को हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमिटीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है और उसके चेयरमैन कौन कौन थे। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। मेजर कमिटीज़, माइनर कमिटीज़, ये सब आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, जवाहरलाल नेहरू इसके चेयरमैन थे, ऐसा कहा गया। कमेटी ऑन निगोसिएशन विद स्टेट्स, स्टेट कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। एंड स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो करेक्टली मैच्ड कौन सा है ये आपको यहाँ पर बोला गया है। अब देखिए यहाँ पर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अगर आप देखोगे ना, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो इसके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू नहीं। तो ये हो जाता है गलत। निगोसिएशन विद स्टेट्स, स्टेट्स कमेटी जो है यहाँ पर बेसिकली स्टेट कमेटी, इसके थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इसलिए ये भी यहाँ पर गलत हो जाता है। स्टीयरिंग कमेटी अगर आप देखोगे तो इसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये बिल्कुल सही है। तो थर्ड यहाँ पर सही आता है, करेक्टली मैच्ड, इसका डी जो है वो सही जवाब रहेगा। बाकी काफ़ी सारी कमिटीज़ रहती है, जैसे यूनियन पावर कमेटी है, उसके भी जवाहरलाल नेहरू थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, उसके भी जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। तो ये कुछ कमिटीज़ हैं जिनके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको लिस्ट दी हुई है, यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपको वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और सही स्टेटमेंट कौन सा ये पहचानना है। नॉट करेक्ट जो है ये आपको पहचानना है, नॉट करेक्ट, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग हेल्ड की गई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट मीटिंग। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है पहले प्रेसिडेंट बने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। HC मुखर्जी जो है वाइस प्रेसिडेंट थे असेंबली के। तो अब यहाँ पर आप देखोगे तो नॉट करेक्ट जो है ये यहाँ पर पूछा गया। बेसिकली यहाँ पर करेक्ट ही होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन जो है वो नहीं है, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो इसका जवाब बेसिकली डी है, क्योंकि नॉट करेक्ट नहीं, यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए था, ठीक है। तो ये यहाँ पर नॉट करेक्ट नहीं, करेक्ट जो है ये यहाँ पर होना चाहिए। नॉट करेक्ट बोले तो भाई एक भी नहीं है, तो नन ऑफ द अबव जो है वो यहाँ पर रहना चाहिए था। तो तीनों यहाँ पर बिल्कुल सही। सच्चिदानंद सिन्हा जो टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट बने थे, देन उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, HC मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट बने थे, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी वर्किंग के बारे में यहाँ पर स्क्रीनशॉट है, जो हमारा लेक्चर है पॉलिटी का उसका। फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946, है ना। टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट HC मुखर्जी, है ना। मुस्लिम लीग बॉयकॉट की थी एंड यहाँ पर BN राव जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। तो यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज हेड ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया कमेटी। तो ये क्या है, जो माइनर मेजर कमिटीज़ हैं इनके थोड़े हेड्स आपको पता रहने चाहिए। तो इसमें बेसिकली गोपीनाथ जो है ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। ये पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, इसमें कोई आप लॉजिक नहीं लगा सकते हो। तो यहाँ पर बाकी मैंने कमिटीज़ जो है वो दी हुई है, यूनियन पावर कमेटी, रूल्स प्रोसीजर कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इसके हेड जो है वो आप चेयरमैन यहाँ पर देख सकते, टोटल 8 मेजर कमिटीज़, है ना। तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो इस तरीके से हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी यहाँ पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए। एमओ अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।